गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। पहले हम चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे और उसके बाद हम जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। अभी ये जो पेज नंबर्स दिए गए हैं, पेज नंबर 148, ये आपके सीबीएसई के बुक्स के मुताबिक हैं। तो आपके डिफरेंट बोर्ड्स में ये अलग अलग बुक्स हो सकती हैं। जेके बोर्ड्स में ये अलग चैप्टर होगा तो अलग पेज नंबर्स होंगे इसके। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हम एनकाउंटर कर रहे हैं अभी, जो हम पहले देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है और वो फोर्स है 7 न्यूटन्स की। द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हम ये सपोज करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उस ऑब्जेक्ट की, जब उस पर फोर्स लग गई तो वो डिस्प्लेस हुआ 8 मीटर्स। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये लेट करते हैं, ये सोचते हैं कि जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट पे, इसी डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जो है कुछ ना कुछ फोर्स उस पर लग रही है। वट इज़ द वर्क डन इन दिस केस? इस केस में आपका जो वर्क डन हुआ है वो क्या है? तो सबसे पहले देखिए हमारे पास, when a force F acts on an object to displace it through a distance s in its direction। जब एक फोर्स एक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसको डिस्प्लेस करने के लिए थ्रू अ डिस्टेंस s, एक डिस्टेंस ले लेते हैं s जो कि डायरेक्शन में ही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में जो है वो ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस हो रहा है। देन द वर्क डन W, अगर वर्क डन को हम W से डिनोट करें, ऑन द बॉडी बाय द फोर्स, अगर उस बॉडी पे वर्क डन W हो रहा है कि फोर्स F से, हम उसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? वो होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप वर्क डन जब हमारा W है, फोर्स हमारी F है, डिस्प्लेसमेंट हमारी S है, तो W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। जहाँ पे हमारा फोर्स गिवन है 7 न्यूटन्स, आपका डिस्प्लेसमेंट गिवन है 8 मीटर्स, तो आपका वर्क डन हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट विच विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8 एंड इज इक्वल टू 56 न्यूटन मीटर्स, या आप उसको 56 जूल्स भी कह सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन दोज पेजेस। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? हम कब कहते हैं कि जो वर्क है इज डन, वर्क हो चुका है, काम हो चुका है? हम कब कहते हैं ये साइंस की सेंस में? वर्क इज डन व्हेन द गिवन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आपका वर्क डन तब होता है, जो काम आपका तब कंप्लीट होता है जब आप कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। कुछ कंडीशंस क्या हैं? अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाई जा रही है, और देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय द अप्लाइड फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जब वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी जगह से मूव होती है, अपनी जगह को चेंज कर देती है, और किस जगह में चेंज होती है, कौन उसकी चेंज करता है? फोर्स जो उस पर लगाई जा रही है उससे वो अपनी जगह को चेंज कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो वर्क आपका डन है, मतलब वर्क जो है वो हो रहा है, काम हो रहा है उसमें, साइंस के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। आपको एक एक्सप्रेशन लिखनी है जिसमें हम बता सके कि वर्क डन हो रहा है एक फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की। सेम जो हमने अभी देखा है, व्हेन एन एफ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी, जब एक एफ फोर्स की फोर्स लगा रहे हैं हम किसी बॉडी पे, उससे वो डिस्प्लेस हो रही है थ्रू अ डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। वो एक डिस्टेंस एस पे डिस्प्लेस करती है, थोड़ी सी एस दूरी पे डिस्प्लेस हो जाती है
इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में। देन द वर्क डन W, जो वर्क डन जिसको हम W से डिनोट कर रहे हैं, ऑन द बॉडी, उस बॉडी पे, इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, उसको हम एक एक्सप्रेशन के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। गिवन बाय द एक्सप्रेशन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। जो आपका वर्क डन है वो किसके बराबर है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है कि W किसके बराबर आ गया आपका? फोर्स मल्टीप्लाई S, F मल्टीप्लाई S, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। अब आपको ये बताना है कि 1 जूल वर्क कब होता है, 1 जूल काम आपका कब होता है। 1 joule is the amount 1 joule is the amount of work done by the force of 1 Newton on an object that displaces it through a distance of 1 meter in the direction of the applied force। 1 जूल आपका तब होता है, 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क तब होता है जब एक फोर्स 1 न्यूटन की उस पर लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और वो डिस्प्लेस करती है उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की दूरी पे इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में जब वो डिस्प्लेस कर रही है। इसमें ये जो 80 दिया गया है ये कुछ नहीं है, इसको आपको एक्सक्लूड करना है, इसको नहीं लिखना है। A pair of bullocks exerts a force of 140 न्यूटन्स ऑन अ प्लो। एक बुलॉक का पेयर है, 2 बैलों का पेयर है, 2 बैल हैं, बैल के पेयर जो है एक्सर्ट कर रहा है फोर्स लगा रहा है आपकी हल पे। द फील्ड बीइंग प्लोड इन इज़ 15 मीटर लॉन्ग। जिस फील्ड को प्लोड करना है, जिसको उन्होंने बोना है, जिसको उन्होंने आपकी हल से जोतना है, वो है आपकी 15 मीटर लंबी है वो। हाउ मच वर्क इज़ डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। आपका कितना वर्क डन हो जाएगा, कितना काम हो जाएगा उसको प्लो करने में, उसके ऊपर हल चलाने में, जबकि आपको लेंथ दी गई है पहले की। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। F यहाँ पे दिया गया है आपका 140 न्यूटन्स, S जो है वो दिया गया है 15 मीटर्स। तो W इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई 15 जो हो जाएगा 2100 जूल्स। आप इसको देखिए, लिख सकते हैं वर्क डन बाय द बुलॉक इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई D, वेयर applied force F is equal to 140 newtons, displacement S या D is equal to 15 meters, W is equal to 140 multiply 15 is equal to 2100 joules. Hence 2100 joule of work is done in plowing the length of the field। इस लेंथ की फील्ड को, 15 मीटर लेंथ की फील्ड को प्लो करने में, उसके ऊपर हल जोतने में कितनी एनर्जी लग जाएगी, कितनी वर्क आपका हो जाएगा उसमें, वो 2100 जूल ऑफ वर्क जो है वो उसके ऊपर हो जाएगा, करना पड़ेगा। तो आपकी जो फील्ड है वो प्लो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी किसी भी शरीर पे, किसी भी बॉडी पे पोजेस करती है जब वो मोशन में होती है या वो मूव कर रही होती है। जब भी कोई बॉडी मूव करती है, अपनी जगह से मूव करने लग जाती है या अपनी जगह पे ही मूव कर रही होती है, तो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज़ बीइंग गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी। आप बोल सकते हैं जो बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, कितनी तेज़ी से एक बॉडी चल रही है, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेसिस काइनेटिक एनर्जी। जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है,
वो ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करता है। ए बॉडी यूजेस काइनेटिक एनर्जी टू डू वर्क। कोई भी एक बॉडी है वो काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करती है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर इज यूज्ड इन ड्राइविंग अ नेल इनटू अ लॉग ऑफ वुड। अगर आपको एक लकड़ी के टुकड़े में कील को लगाना है तो उस लॉग ऑफ वुड, उस लकड़ी के लॉग को के ऊपर कील ठोकने के लिए हैमर से हमें हैमर पे काइनेटिक एनर्जी लगानी पड़ती है, हमें उसको मूव करना पड़ता है। तो हम उसको मूव करेंगे तो वो हमारी एनर्जी लगेगी, तभी हमारा काम जो है वो हो पाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज यूज्ड टू रन विंड मिल्स। एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है, विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो इस्तेमाल करता है आपका विंड मिल, तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो जो विंड मिल के आपके पंखे हैं वो आपके मूव कर सकते हैं, जो शाफ्ट है वो मूव कर सकता है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो होती है उसकी एक्सप्रेशन लिखनी है। काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए और उसका मास पता होना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्ट जो होगा उसका कोई ना कोई मास होगा, वो ऑब्जेक्ट किसी न किसी वेलोसिटी से चलेगा, तभी उसकी हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करेंगे। तो इफ़ ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, अगर एक बॉडी जिसका मास m है मूव कर रही है, चल रही है विद अ वेलोसिटी v, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी E इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है जिसको आप E से डिनोट करते हैं, उसको आप लिख सकते हैं एक एक्सप्रेशन के थ्रू। E इज इक्वल टू हाफ mv², जिसमें m आपका मास है, v आपकी वेलोसिटी है और उसके SI यूनिट्स जो हैं वो आपके जूल होते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल्स। आपको काइनेटिक एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की दी गई है 25 जूल्स, जो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और मास उसका दिया गया है m। What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? जब उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी जब उसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी? अब एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ mv²। हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हाफ mv² से, जहाँ पे m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, v आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है जो मीटर पर सेकेंड में होगी, और काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है कि वो 25 जूल्स है। वेलोसिटी आपको 5 थी तो डबल ऑफ वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मास आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी आपकी डबल हुई, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे v² है इसका फॉर्मूला, तो जो 2 का स्क्वायर है वो आपका बन जाएगा 4। तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। सेम, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या बन गई? 24 × 4 इज इक्वल टू 100 जूल्स। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, अगर वेलोसिटी को आप 3 गुना बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके काइनेटिक एनर्जी से। वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स हो जाएगी तो उसका स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी 9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल। तो इसका मतलब है अगर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 25 जूल्स है तो 9 टाइम्स हो जाएगी 225 जूल्स। व्हाट इज पावर? अब पावर क्या होती है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पावर जो है उसको आप कह सकते हैं कि वो काम को करने का रेट, किस रेट में हम काम को कर रहे हैं या किस रेट में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। इफ़ W इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टाइम T, अगर W अमाउंट ऑफ वर्क डन है किसी भी टाइम T में,
देन पावर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, तब हम पावर को एक एक्सप्रेशन के थ्रू डिनोट कर सकते हैं. पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और वी कैन से P is equal to W upon T and it is expressed in watts. इसको हम watts में एक्सप्रेस करते हैं जिसका सिंबल W होता है, कैपिटल W. डिफाइन 1 watt ऑफ पावर. अब आपको 1 watt पावर को डिफाइन करना है. अ बॉडी इज सेड टू हैव पावर ऑफ 1 watt. एक बॉडी को तब कहा जाता है कि वो 1 watt की है इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड. उसकी एक बॉडी की पावर 1 watt तब होती है जब वो 1 जूल ऑफ वर्क करती है एट द रेट ऑफ 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी जो है वो पैदा करती है या बनाती है, या फिर 1 सेकेंड में जो वर्क डन करती है वो 1 जूल हो जाए, तो वो आपका जो पावर है वो हो जाएगी 1 watt. तो 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 seconds. व्हाट इज इट्स पावर? आपको एक लैम्प है जो कंज्यूम कर रहा है 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बिजली वाली एनर्जी को यूज़ कर रहा है 10 सेकेंड के लिए. व्हाट इज इट्स पावर? उसकी पावर क्या है? पावर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. पावर जो है उसको हम एक एक्सप्रेशन के थ्रू बोल सकते हैं. किस एक्सप्रेशन के थ्रू? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. पावर होती है आपकी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लैम्प. वर्क डन आपका हो गया जितने एनर्जी लैम्प कंज्यूम कर रहा है वो आपकी है 1000 जूल्स. पावर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 10, क्योंकि 10 उसका सेकेंड्स टाइम दिया गया है, तो वो हो जाएगा 100 जूल पर सेकेंड. तो उसको आप लिख सकते हैं 100 वॉट्स. तो जो पावर आएगी वो क्या आएगी? 100 वॉट्स. डिफाइन एवरेज पावर. अब आपको एवरेज पावर का डेफिनेशन देनी है. क्या होती है? ए बॉडी कैन डू डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. एक शरीर, एक बॉडी जो है वो अलग अलग टाइम इंटरवल्स में अलग अलग अमाउंट का वर्क कर सकती है, अलग अलग अमाउंट का काम कर सकती है अलग अलग टाइम इंटरवल्स में. हेंस इट इज़ बेटर टू फाइंड एवरेज पावर. इसलिए हमारा बेटर चीज़ क्या है कि हम एवरेज पावर को डिटरमाइन कर लें. एवरेज पावर इज डिनोटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. एवरेज पावर को निकालने के लिए हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे डिवाइडेड बाय इन टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू दिस वर्क. और इस वर्क को करने में कितना टाइम लगा है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे. तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. अब है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो. रीजन आउट whether or not work is done in the light of your understanding of the time work. आपको इन एक्टिविटीज़ को देखना है जिसकी लिस्ट नीचे दी गई है. आपको रीजंस देने हैं कि क्या काम इसमें हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, जो सेंस में आप वर्क को समझे हैं. तो आप टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी वर्क की, उसके हिसाब से क्या इसमें काम जो है हो रहा है, वर्क डन हो रहा है. सबसे पहला जो है वो है सुषमा इज़ स्विमिंग इन अ पॉन्ड. सुषमा जो है अगर स्विमिंग कर रही है एक पॉन्ड में, एक तालाब में. सुषमा इज़ डूइंग वर्क एज शी इज़ एबल टू मूव हर सेल्फ बाय अप्लाइंग फोर्स विद द मूवमेंट ऑफ हर आर्म्स एंड लेग्स इन द वाटर. सुषमा जो है वो काम कर रही है, वर्क कर रही है, क्योंकि वो फोर्स अप्लाई कर रही है और उस फोर्स अप्लाई करते करते वो अपनी बॉडी को मूव भी कर पा रही है, अपनी आर्म्स को और लेग्स को हिला के पानी के अंदर. तो जब वो आर्म्स को और लेग्स को हिलाती है पानी के अंदर, उससे उसकी प्लेस भी चेंज हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और वो फोर्स भी लगा रही है उस पर,
तो फोर्स लगा के जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका वर्क डन हो रहा है। डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। एक डंकी है, एक गधा है जिसने अपनी पीठ पे लोड को उठाया हुआ है। अ डंकी इज नॉट डूइंग एनी वर्क। अगर फिजिक्स के सेंस में देखें तो उस टाइम पे डंकी जो है वो कोई भी काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो वेट को कैरी तो कर रहा है लेकिन वो कहीं पे भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा। वो जो काम उस पे हो रहा है वो एक ही जगह पे खड़े होके हो रहा है, उसकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है, तो वो जो है वर्क डन नहीं हो पा रहा है। डंकी इज नॉट डूइंग एनी वर्क as the weight he is carrying and the displacement are perpendicular to each other। जिस वेट को उसने कैरी किया हुआ है वो नीचे की तरफ जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, वो उसको कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। उसको डायरेक्शन में जाना चाहिए, फोर्स जिसमें फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, वैसा वो कुछ नहीं कर रहा, इसलिए कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा। ए विंड मिल इज़ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। एक विंड मिल जो है वो पानी को कुएं से निकालता है। ए विंड मिल इज़ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल एंड डूइंग वर्क अगेंस्ट अ ग्रेविटी। जो विंड मिल है वो आपका पानी ज़मीन से निकाल रहा है, वेल से निकाल रहा है, लिफ्ट कर रहा है और काम जो है हो रहा है क्योंकि वो डिस्प्लेस कर रहा है पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे कुएं से निकाल के बाहर निकाल रहा है, तो डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस को जो कैरी आउट कर रहे हैं जिस प्रोसेस को, क्या उसमें आपका वर्क डन होता है? तो नो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर प्रेजेंट हियर। इस जगह पे कोई भी फोर्स या कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, सो वर्क इज ज़ीरो। इसलिए जो काम किया जा रहा है वो क्या है, ज़ीरो है। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। एक इंजन जो है वो ट्रेन को पुल करता है। ड्यूरिंग द पुलिंग ऑफ अ ट्रेन, जब एक इंजन जो है वो ट्रेन को पुल करता है, इंजन डज द वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। जो इंजन है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है, उसके खिलाफ काम कर रहा है। प्रेजेंट बिटवीन द रेलवे ट्रैक एंड द व्हील्स, जो कि रेलवे ट्रैक और उसकी व्हील्स में फ्रिक्शन का काम करता है। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। फूड ग्रेन्स जो कि सूख रहे हैं आपकी सूरज की रोशनी में। ड्यूरिंग ड्राइंग द ग्रेन्स देयर इज नो फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट, सो नो वर्क इज डन। जब आपके ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स जो हैं वो ड्राई होते हैं सूरज में, कोई भी फोर्स उन पर नहीं लग रही और वो डिस्प्लेस भी नहीं हो रहे हैं। जब उन पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं, उनकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो उसमें कोई भी काम नहीं हो रहा। सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। एक सेल बोट है जो कि मूव कर रही है विंड एनर्जी के साथ। वर्क इज डन बाय द विंड एज इट मूव्स द सेल बोट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक सेल बोट है जो विंड की वजह से जो है मूव करती है टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उसकी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है। इस केस में आपका वर्क डन हो जाएगा क्योंकि जो फोर्स लग रही है आपकी हवा की वजह से, वो फोर्स सेल बोट को आगे जाके सेल कर देती है, तैरा देती है और मूव कर देती है, एक डिस्प्लेसमेंट हो जाती है वहाँ पे। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है, उसको कुछ एंगल पे, धरती से कुछ एंगल पे मूव किया जाता है, उसको उधर से थोड़ा सा हिलाया जाता है। इन अ कर्व्ड पाथ, एक कर्व्ड पाथ में उसको हिलाया जाता है। एंड फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, जब एक धरती से उसको थोड़ा ऊपर की तरफ फेंकेंगे वो थोड़ा सा एक कर्व्ड पाथ लेती है और ऊपर से नीचे आ जाती है। The initial and the final point of the path of the object lie on the same horizontal line। जो उसका इनिशियल पॉइंट है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है,
और जो उसका फाइनल पॉइंट है उसके पाथ का, उसका जो रास्ता उसने लिया ऑब्जेक्ट ने, लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में पड़ते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब सेम इस चीज़ में, जैसे उसने अगर फेंका तो वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, यहाँ पे अगर उसका इनिशियल पॉइंट था तो फाइनल पॉइंट उसका यहाँ पे है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही एंगल, एक ही साइड, आप कह सकते हैं एक ही डिस्टेंस, आप धरती से कितना ऊपर है तो एक ही जगह पे धरती से उतनी ही ऊपर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ रहे हैं। What is the work done by the force of gravity on the object? अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पे कितना काम कर रही है, कितना वर्क डन हो रहा है उस पे। When the object move upwards, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, the work done by gravity is negative, जो वर्क डन हो रहा है ग्रेविटी से वो नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की है टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर वो है नेगेटिव, वो अलग है। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स डाउनवर्ड्स, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, देन द वर्क डन इज़ पॉजिटिव, क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी फोर्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन लग रही है। सो जो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो उसका ज़ीरो हो जाएगा इन थ्रू आउट द मोशन, टोटल मोशन में। अगर आप देखें, अगर आप इधर से इस एक ऑब्जेक्ट को फेंका और इतनी हाइट पे जाके वो आया, तो इधर से लेके आपके इनिशियल पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उसकी जो आपकी वर्क डन होगा यहाँ से यहाँ वाला, वो आपका नेगेटिव आएगा। यहाँ से यहाँ का जो वर्क डन होगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आपका ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो वर्क डन। When the object moves upward, the work done by gravity is negative, as the direction of gravitational force is towards the Earth's center. And when the object comes downward, there is a positive work done. So the total work done is zero in throughout the motion. A battery lights a bulb. एक बैटरी जो है वो एक बल्ब को लाइट कर देती है, जला देती है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। आपको जो एनर्जी चेंज हो रहे हैं इस प्रोसेस में उसको डिस्क्राइब करना है। बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जो केमिकल बैटरी के अंदर यूज़ हुए हैं वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आगे जाके जब तारों के थ्रू, जब वायर्स के थ्रू आपके घर में आती है जहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं, बाद में ये लाइट और हीट एनर्जी से कन्वर्ट हो जाती है, उसमें चेंज हो जाती है। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। आपको वर्क डन निकालना है। इसमें देखिए, इसमें जो चेंज हो रही है आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। पहले वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मास जो बॉडी का दिया गया है वो है 20 kg। अब मास सेम है, बस वेलोसिटी उसमें चेंज हो रही है, तो आपका फॉर्मूला है हाफ एम वी। अब जो वी इसमें आ जाएगा वो आपका यू माइनस वी आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। इस केस में जब आप चेक करेंगे वो आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो हाफ एम यू स्क्वायर जो है, यू आपका है 5, वी आपका है 2, तो वो बन गया 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और आपका जो टोटल बन जाएगा वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 25 माइनस 4 विच विल बी 210 जूल्स। A mass of 10 kg is at a point A on the table. 10 kg का एक मास है जो एक पॉइंट A पे टेबल पे पड़ा हुआ है। इट इज़ मूविंग टू ए पॉइंट B, एक B पॉइंट पे वो जा रहा है। इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B इज़ हॉरिजॉन्टल, अगर A और B से जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो हॉरिजॉन्टल है,
व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। एक्सप्लेन योर आंसर। सेम जैसे आपको पहले भी बताया गया, जब एक बॉडी ऊपर जा रही है तो वो नेगेटिव कुछ ना कुछ काम करेगी, लेकिन वो माइनस ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगी। जब वो नीचे वाली साइड आएगी तो फिर हो जाएगा प्लस ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों केसेस में क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, जितना वो ऊपर जाने में लगा है उतना ही नीचे आने में उसको टाइम लगेगा, उतना ही उसकी वर्क डन जो नीचे आने में सेम होगी। उनके मैग्नीट्यूड सेम है बट उनके डायरेक्शंस अलग अलग हैं। जब उनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अलग हो तो उसका वर्क डन जो है वो ज़ीरो आ जाता है। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स and the displacement is horizontal, that is force and displacement are perpendicular to each other. Potential energy of a free falling object decreases progressively. Does this violate the law of conservation of energy? Why? पोटेंशियल एनर्जी जो कि नीचे गिरती हुई ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज करती है प्रोग्रेसिवली। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है और क्यों? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज। जो पोटेंशियल एनर्जी है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज होती जाती है और इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज with the increase in velocity as the velocity increases progressively because और काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोग्रेसिवली उसकी इंक्रीज होती जाती है। सो इन दिस वे द टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरीके से जो मैकेनिकल एनर्जी है आपकी, जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, वो आपकी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, दूसरी वाली बढ़ रही है तो पहली वाली घट जाएगी, तो आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व ही रहेगी। दस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ नॉट वायलेटेड। इसलिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वायलेट नहीं हुआ है, उसका उल्लंघन नहीं हुआ है। What are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? कौन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जब आप एक बाइसिकल को राइड करते हैं, एक बाइसिकल को चलाते हैं? द मस्कुलर एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक या रोटेशनल एनर्जी ऑफ द व्हील ऑफ साइकिल विच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी टू रन द बाइसिकल। जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है, जो साइक्लिस्ट उसको चला रहा है, उसकी मस्कुलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी जिससे कि व्हील घूमता है साइकिल का, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है और आपकी जो बाइसिकल है वो चलती है। डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक with all your might and fail to move it? क्या आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है जब आप ह्यूज बड़ी सी रॉक को पुश करते हैं अपने सारा जोर लगा के, लेकिन वो वहाँ से मूव नहीं करती? वेयर इज़ द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग? जो आप एनर्जी उसमें लगा रहे हैं वो एनर्जी कहाँ जा रही है? When we push the rock and fail to move it, जब हम एक चट्टान को पुश कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं और फेल हो जाते हैं उसको मूव करने में, उसको हिलाने में, some of our energy is absorbed by the rock। जो हमारी एनर्जी है, कुछ एनर्जी जो है वो रॉक एब्जॉर्ब कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और किस फॉर्म में उसको स्टोर कर लेती है अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लेती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। एंड the rest of our energy is going to environment through our muscles। और जो बाकी की एनर्जी है हमारी वो environment में जा रही है हमारे muscles के थ्रू। and the surface between rock and our hand, और किसके बीच में? जो सरफेस है रॉक और हमारे हाथ के बीच में, उसके बीच में ही वो सारी एनर्जी निकलती जा रही है। A certain household has consumed 250 units of energy during a month। किसी एक घर में
आपकी 250 यूनिट ऑफ एनर्जी जो है एक मंथ में खर्च होती है। हाउ मच एनर्जी इज़ दिस इन जूल्स? अगर इसको जूल्स में एक्सप्रेस करना हो तो ये कितनी एनर्जी होगी? वी नो दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 3600,000, दैट मीन्स 3,600,000 जूल्स। तो 250 यूनिट्स किसके बराबर हो गए? 250 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁸ जूल्स। तो आप इसको लिख सकते हैं हैंस द एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁸ जूल्स। An object of mass 40 kg is raised to the height of 5 meters above the ground. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया गया है 40 kg, उसको रेज किया जाता है, उसको उठाया जाता है टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स, 5 मीटर की हाइट पे, ग्राउंड से ऊपर 5 मीटर की हाइट पे उसको उठाया जाता है। व्हाट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अलाउड टू फॉल, अगर उस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने दिया जाता है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ हाफ वे डाउन, जब उसने आधा रास्ता तय कर दिया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। हम ये जानते हैं कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी m मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई h है, जहाँ पे m आपका मास है, g आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h आपका हाइट है या डिस्प्लेसमेंट जो हुई है। वेयर m इज इक्वल टू 40 kg, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5 मीटर्स। The potential energy is equal to m into g into h, which is equal to 40 multiply 9.8 multiply 5 joules, which is 1960 joules. ये आपके आगे पोटेंशियल एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिए तो द मैकेनिकल एनर्जी या जो होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो वो कांस्टेंट रहेगी। देयरफॉर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हाफ वे डाउन, जब ऑब्जेक्ट जो हाफ वे डाउन होगा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स हाफ द ओरिजिनल एनर्जी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ बन जाएगी, क्योंकि हाइट आपकी आधी हो गई। तो m इंटू जी इंटू एच जब हम करेंगे हाफ के साथ, हाइट आधी के साथ, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आधी आएगी। दैट मीन्स हाफ ऑफ 1960 जूल्स विच इज़ 980 जूल्स। अगर 980 जूल्स आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है तो बाकी की बची हुई आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो भी आएगी 980 जूल्स। What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer. आपको वर्क डन निकालना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या काम कर रही है, क्या वर्क डन हो रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का उस सैटेलाइट पे जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है, जो अर्थ के राउंड लगा रही है, चक्कर लगा रही है। जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर को जस्टिफाई भी करना है। व्हेन ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ, जब एक सैटेलाइट धरती के इर्द गिर्द घूमती है, द डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट इंटरवल इज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है छोटे इंटरवल्स में वो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रही है। टेंजेंशियल डायरेक्शन मींस सर्कल से 90 डिग्री की डायरेक्शन में। जब सर्कल से आपका रेडियस कोई भी लें और उसके 90 डिग्री की डायरेक्शन में जो है आपकी टेंजेंशियल टेंजेंट आपका होता है जो सर्कल पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करे। आप देखिए जैसे ये आपकी धरती है, तो जो भी आपका सैटेलाइट है वो उससे एक ही डिस्टेंस पे ऐसे मूव करता जाता है, तो वो एक टेंजेंशियल डिस्टेंस पे, टेंजेंट आपका होता है जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे आपका टच करता है सर्कल को। जब एक ही पॉइंट पे वो टच करेगा तो सेंटर से अगर आप देखेंगे तो वो उसके परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा। तो इसी वे से जो सैटेलाइट है वो सेंटर से हमेशा धरती से हमेशा परपेंडिकुलरली ही काम करेगी। तो जब परपेंडिकुलरली कोई चीज़ काम करती है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा।
When a satellite moves around the Earth, the displacement in short interval is along the tangential direction, and the force of gravitation is towards the center of the Earth. Since the force and displacement are perpendicular to each other, the work done by gravitational force is zero. क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए जो वर्क डन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स में वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा. कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट. क्या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा, क्या ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस करेगा जबकि कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही है. थिंक, सोचो इस बारे में. डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड एंड टीचर. अपने फ्रेंड और टीचर के साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करिए. येस इट इज़ ट्रू. हाँ ये बिल्कुल सही है. देयर मे बी डिस्प्लेसमेंट इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स. फोर्स की एब्सेंस में भी आपकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है. वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए. हमें पता है कि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है. इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, जब फोर्स एब्सेंट है, एफ इज इक्वल टू ज़ीरो. एफ जो है वो ज़ीरो है. देन एम इंटू ए इज इक्वल टू ज़ीरो. जब फोर्स ज़ीरो है तो मास इंटू एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी, जिसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या है आपका, ज़ीरो होगा. एज मास कैन नॉट बी ज़ीरो. अब किसी भी बॉडी का मास तो ज़ीरो होगा नहीं, तो एक्सेलरेशन उसमें ज़ीरो हो रही है. एंड इफ़ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए आपका ज़ीरो है, द ऑब्जेक्ट इज़ आइदर एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. या तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है या वो यूनिफॉर्म मोशन में है. तो दोनों केसेस में जो आपकी है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो स्ट्रेट लाइन में ही होगा. इन केस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट. उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी. सो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स देयर मे बी डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट. अब ज़रूरी नहीं है, अब ये भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है, उस पर आपने कोई फोर्स नहीं लगाई है, तो वो मूव करता जाएगा. अगर वो मूव करता जाएगा तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. ए पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड. एक आदमी है जो आपका हे होता है, जो भूसा है, उसका जो बंडल है उसको अपने सिर के ऊपर 30 मिनट तक उठा के रखता है और थक जाता है. हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट. क्या उसने कोई काम किया है या नहीं. जस्टिफाई योर आंसर. द पर्सन होल्डिंग अ बंडल ऑफ हे गेट्स टायर्ड. जो पर्सन जिसने बंडल ऑफ हे उठाया हुआ है, जिसने भूसे का बंडल उठाया हुआ है, वो थक जाता है. बिकॉज हिज मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी. उसकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है. देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल. वहाँ से डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं हो रही है. सो ही हैड नो वर्क. क्योंकि फिर उसने कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं है. एज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि वर्क डन किसके बराबर है आपका, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रही, इसलिए वर्क डन आपका कुछ नहीं हो रहा है. एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट्स. एक इलेक्ट्रिकल हीटर जो है उसको रेट किया जाता है 1500 वॉट. हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन 10 आवर्स. वो 10 घंटे में कितनी एनर्जी यूज़ कर लेगा. वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. हमें पता है कि एनर्जी जो होती है वो पावर मल्टीप्लाई टाइम होती है, या पावर जो है वो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होती है. तो एनर्जी आपको निकालनी है. पावर आपको दी गई है 1500 वॉट्स, टाइम आपको दिया गया है 10 आवर्स, जो कि होता है 10 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स. दैट मीन्स 36,000 सेकेंड्स. जब 10 घंटे में हुए 36,000 सेकेंड्स, तो एनर्जी जो हीटर ने प्रोड्यूस की वो हो जाएगी 1500 मल्टीप्लाई 36,000 जूल्स, जो कि हो जाएंगे 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ जूल्स. Illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. आपको illustrate करना है law of conservation of energy. आपको with the help of आपको discuss करना है energy कैसे change कर रही है एक pendulum bob में,
जब वो एक साइड से दूसरी साइड मूव कर रहा है और ऑसिलेट हो रहा है, तो कैसे उसके अंदर एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। वाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, जो बॉब है वो इवेंचुअली रेस्ट पे क्यों आ जाता है। वट हैपन टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, उसकी जो इवेंचुअली उसकी एनर्जी है उसको क्या हो रहा है। इज़ इट अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन है। इन द गिवन फिगर देर आर 3 केसेस ऑफ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, आपको 3 केसेस पॉइंट के लेने हैं। एक, जब वो ग्राउंड से एच मीटर की हाइट पे है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। दूसरा, जब वो ग्राउंड की एच मीटर पे हाइट पे है और वो राइट हैंड जा रहा है। जब वो इस केस में जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तब भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी ज़ीरो होगी। सेम जब वो राइट में भी जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। सिर्फ एक ग्राउंड लेवल पे जो उसकी है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम होती है। तो हर बार उसको जो है वो ऐसा ही होता जा रहा है, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन होता है, क्योंकि ऑसिलेशन हो रही है, तो वो इसी तरीके से चलेगा। तो इन द गिवन पेंडुलम देर आर 3 केसेस ऑफ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, इस पेंडुलम में 3 केसेस हैं पॉइंट के जो हमें देखने हैं। एट द पॉइंट बी एंड सी, बी और सी जो पॉइंट हैं, द पेंडुलम बॉब इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, बी और सी पॉइंट में जो पेंडुलम का बॉब है वो उसकी मैक्सिमम हाइट पे है। सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो, उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी। इन दिस वे द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो उसमें हो रही है वो कांस्टेंट है। एट द पॉइंट ए, जब पॉइंट ए पे द पेंडुलम बॉब इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, जब पेंडुलम बॉब जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे है, उसके टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। नाउ द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो, और अब जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी मिनिमम होगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी मैक्सिमम होगी। तो वंस अगेन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, और यहाँ पे भी जो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी v, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m दिया गया है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, चल रहा है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, कितना काम उस पर करना चाहिए ऑब्जेक्ट पे ताकि वो अब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ जाए। तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में है, चल रहा है। सो इट्स एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी है जो कि हाफ mv² के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की है जब वो रेस्ट पे आ जाता है तो वो ज़ीरो हो जाएगी। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन जो ऑब्जेक्ट का होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो हाफ mv² माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू हाफ mv², तो वर्क डन जो हो रहा है ऑब्जेक्ट पे वो कितना होगा, हाफ mv², उसको काम करना पड़ेगा ताकि वो चलते हुए ऑब्जेक्ट को जो कि हाफ mv² से चल रहा है उसको रोक सके। तो इतनी फोर्स अगर लगेगी तो वो इतने फोर्स के ऑब्जेक्ट को रोक पाएगी। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, आपको कैलकुलेट करना है कितना काम आपको करना पड़ेगा ताकि आप कार को रोक सकें जो कि 1500 kg की है और वो मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको कितना काम करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। मास ऑफ द कार आपको दिया गया है 15 kg, वेलोसिटी ऑफ द कार आपको दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा 60 × 1000 डिवाइडेड बाय 60 × 60, इसको आप मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे 50/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कार इज इन मोशन, कार अब चल रही है।
सो एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी है, जो कि हाफ mv² के बराबर है। हाफ मास है 1500, v देखिए 15/3 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू 1500 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 9, जो है आपका 20.8333.3 जूल्स। तो ये आपका हो जाएगा एनर्जी जो कि आपकी कार आपकी प्रोड्यूस कर रही है जब वो मोशन में है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार व्हेन इट कम्स टू रेस्ट इज इक्वल टू 0। अब जब वो रेस्ट पे आएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर है। इसका मतलब 20,208,333.3 माइनस 0 इज इक्वल टू 208,333.3 जूल्स। तो ये आपका बन जाएगा वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार विल बी 2,08,333.3 joules. In each of the following a force F is acting on the object of mass m। ये जो आपको नीचे एग्जांपल दी गई है इसमें देखिए एक फोर्स लग रही है F जो कि ऑब्जेक्ट मास ऑब्जेक्ट का दिया गया है m, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो वेस्ट टू ईस्ट है, शोन बाय द लॉन्गर एरो, जो कि आपको लॉन्गर एरो से बताई गई है। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। आपको डायग्राम को देखना है केयरफुली और बताना है कि क्या जो वर्क डन है फोर्स के द्वारा वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है। इन द फर्स्ट केस, अगर आप फर्स्ट केस को देखें, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट की जा रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो द वर्क डन इज ज़ीरो, इसलिए जो वर्क डन हो रहा है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। इन द सेकेंड केस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक ही डायरेक्शन में है। सो द वर्क डन इज पॉजिटिव, इसलिए जो वर्क डन हो रहा है उस पर वो पॉजिटिव हो रहा है। इन द थर्ड केस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, थर्ड केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। सो द वर्क डन इज नेगेटिव, इसलिए जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। सोनी कहती है कि एक्सेलरेशन एक ऑब्जेक्ट में जो होती है वो ज़ीरो हो सकती है जबकि बहुत सारी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हों। डू यू एग्री विद हर, क्या आप उसके साथ सहमत हैं? वाई? इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शन इज ज़ीरो, अगर एक रिजल्टेंट फोर्स जो कि एक बॉडी पे हो रही है, एक्ट कर रही है, उसकी अलग अलग डायरेक्शंस में वो ज़ीरो होती है, देन द एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, जो उसकी एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगी। तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स आपकी मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। इन द नेट इफ द नेट फोर्स इज ज़ीरो, अगर उसकी नेट फोर्स ज़ीरो है, फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, m इंटू ए इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो आपका मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो आपकी क्या है, एक्सेलरेशन उसकी ज़ीरो आएगी। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 hours बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच। अगर 4 डिवाइसेस हैं जिनकी पावर दी गई है 500 वाट, वो 10 घंटे के लिए चल रहे हैं 10 hours, तो आपको निकालनी है एनर्जी किलोवाट आवर्स में। द पावर ऑफ 4 डिवाइसेस, अब 4 डिवाइसेस की पावर देखेंगे वो 2000 वाट बन जाएगी। टाइम आपका 10 hours है, तो आप इसको देखेंगे ये 10 hours है, तो एनर्जी कितनी होगी, द एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वो हो जाएगी 2000 मल्टीप्लाइड 10 वाट आवर, तो 2000 मल्टीप्लाइड 10 आपका 20,000 हो जाएगा वाट आवर। तो 20,000 को जब आप चेंज करेंगे किलोवाट आवर में, वो हो जाएगा 20 किलोवाट आवर, और जिसको आप बोल सकते हैं 20 यूनिट्स, क्योंकि एक यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर है। अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो फ्रीली फॉल कर रहा है, वो ग्राउंड पे पहुंचता है
व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, जब ग्राउंड पे कोई भी ऑब्जेक्ट रीच करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। व्हेन अ फ्री फॉलिंग बॉडी इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब एक फ्री फॉलिंग बॉडी रुक जाती है ग्राउंड पे आके, इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। एज द बॉडी एंड ग्राउंड बिकम्स वार्म ड्यू टू कोलिजन, जैसे ही बॉडी जो है ग्राउंड पे पड़ेगी, बॉडी और ग्राउंड जो है वो दोनों गर्म हो जाएंगी क्योंकि उनके बीच में कोलिजन होगी। साउंड एनर्जी एंड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, कुछ साउंड एनर्जी भी होगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी उसमें बन जाएगी। ड्यू टू चेंज ऑफ शेप और डिफॉर्मेशन, अब शेप चेंज होगी या डिफॉर्मेशन हो जाएगी, इसलिए कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसी तरीके से चेंज हो जाएगी। इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं बच्चों। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मैसेज करिए, कॉल करिए या कमेंट करिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।